नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरजेडी नेता अबू दुजाना के आवास पर ईडी की छापेमारी। आरजेडी के पूर्व विधायक के आवास पर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में उनका आवास है, जहां पे इस समय छापेमारी चल रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के फुलवारी शरीफ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता अबू दुजाना के आवास पर ईडी इस समय छापेमारी कर रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या जानकारी, किस मामले में यह छापेमारी इस समय चल रही है फुलवारी शरीफ में? देखिए, जो अभी जानकारी मिली है, शुरुआती दौर में ईडी की छापेमारी चल रही है और जमीन के बदले नौकरी को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही जो छापेमारी हुई सीबीआई के द्वारा। देखिए, पूरा मसला जो है, पटना में एक मॉल बन रहा था जिस पर की रोक लगी हुई है और ईडी के तहत वो ट्रायल भी चल रहा था और कई जगह पर जो कि अवैध रूप से जो कहा जा रहा है कि कई जो अवैध संपत्ति है उस पर लगातार नजर है, चाहे वो सीबीआई की हो, ईडी की हो। तो ये कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये ईडी ने एक बड़ा एक छापेमारी किया है, या एक बड़ी एक कह सकते हैं कि इसकी छापेमारी के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ईडी तमाम चीजों को खंगालने में लगी है कि आखिर जमीन के बदले जो नौकरी का मामला है उसमें कहां कैसे जमीन दिए गए, कैसे इसका पूरा खेल हुआ और आईआरसीटीसी के तहत ये पूरा मामला आया था। तो अभी जो फुलवारी शरीफ इलाका है, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके आवास पर लगातार जो है छापेमारी चल रही है और अभी शुरुआती दौर में यही जानकारी है कि लगातार ये पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। ईडी जो है पूरी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा कैसे ये पूरा जो है मामला आया, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये इन सब की जानकारी जो है ईडी ले रही है। तो संजीव, ये भी जो मामला जो आज छापेमारी चल रही है वो आईआरसीटीसी से ही जुड़ा हुआ है? देखिए, कई सारे ऐसे, एक तो आईआरसीटीसी का मामला था, दूसरा जो एक मॉल बन रहा था पटना में जिस पर की रोक लगी, जिस पर की ईडी ने पहले भी इसकी पूरी छानबीन की थी। तो अबू दुजाना जो है वो पूर्व आरजेडी विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं। तो ऐसे में ये ईडी जो है और इसकी तत्व को खंगालना चाहती है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन से लोग थे। राजद के जितने करीबी लोग हैं, लालू प्रसाद यादव के जितने करीबी लोग थे, उन लोगों को लगातार टारगेट कर रही है सीबीआई। और ऐसे में लगातार कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से एक बयान आ चुका है कि विपक्ष का ये हमला है, बीजेपी इसको जानबूझकर करवा रही है। और तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा है कि इन सब चीजों से वो बहुत कुछ घबराते नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि जो दिल्ली में कोर्ट में खुद मीसा भारती और राबड़ी देवी और वर्चुअल जो लालू प्रसाद यादव जुड़ेंगे, कोर्ट में हाजिर होना है। और ऐसे में इस तरह के तमाम जो ईडी की छापेमारी हो या सीबीआई, आप देखें 4 घंटे लगातार पटना में 10 सर्कुलर रोड पर लगातार पूछताछ की है। तो इन सबों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से ट्रायल तेज किया गया है, यही देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलता है और क्या हाथ लगता है ईडी के या सीबीआई। ठीक है संजीव, तो नजर बना करके रखिए, आगे जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लालू यादव के करीबी हैं अबू दुजाना, उनके आवास पर जो कि पटना के फुलवारी शरीफ में है, इस समय छापेमारी ईडी की चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर दिल्ली पर आज विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने यह धरना बुलाया है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है। इसके अलावा कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसमें शामिल तो होंगी, लेकिन कांग्रेस ने दूरी बनाई है इस धरना प्रदर्शन से। इसमें कई निर्दलीय सांसद भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई महिला संगठन इसमें शामिल होने वाले हैं। सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मनीषा, क्या तस्वीरें वहां पे इस समय देखने को मिल रही हैं? विपक्षी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
बिल्कुल अभिषेक, देखिए 10 बजे से यहाँ पर विपक्षी नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मंच तैयार किया गया है और यहाँ पर तमाम महिलाएं आपको बैठी हुई नज़र आ रही होंगी, जो कि ये जो हंगर स्ट्राइक है उसमें शामिल होने वाली है। महिला आरक्षण बिल के लिए ये जो है भूख हड़ताल यहाँ पर की जा रही है और के कविता यहाँ पर आएंगी और उनके साथ मिलकर ये तमाम महिलाएँ जो हैं भूख हड़ताल करेंगी और लगातार आवाज़ यहाँ पर देखिए उठाई जा रही है। तमाम महिलाओं ने हाथ में पोस्टर लिया है, मोदी जी क्या है मामला, 14-19 में महिला आरक्षण का वादा भी था, क्या बस एक जुमला था वो, और क्या दिया बातों के अलावा संसद में महिला आरक्षण का वादा भी था छलावा। इस तरीके के जो हाथ में होर्डिंग लेकर महिलाएं बैठी हुई है और केंद्र सरकार से ये सवाल कर रही हैं कि महिला आरक्षण को लेकर जो वादे किए गए थे वो कब पूरे होंगे, क्या वो छलावा थे, सिर्फ महज वादे ही थे, और डबल इंजन की सरकार महिला बिल पर क्यों अटकी। इस तरीके के सवाल जो है प्रधानमंत्री मोदी से लगातार ये महिलाएं कर रही है। और एक चीज़ अभिषेक और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महिला आरक्षण की बात हो रही है और महिला सशक्तिकरण को दिखाते हुए यहाँ पर तमाम जो हमारी महिलाएं रही है इतिहास में, जो कि महिला सशक्तिकरण को दर्शाती है, उनकी यहाँ पर छवि देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर रानी रुद्रम्मा देवी की यहाँ पर एक मूर्ति है, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है, कनम्बा की मूर्ति है और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले की भी मूर्ति लगाई हुई है। ये तमाम एक तरीके से दिखाने की कोशिश है कि महिला आरक्षण पर जो सरकार कुछ भी जवाब इनको नहीं दे रही है, वो यहाँ पर इन महिलाओं को दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि महिलाओं ने अपने अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ी है और महिलाएं अपनी आवाज़ जो है दबने नहीं देंगी। महिलाएं अपने आरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं उसको लगातार इसी तरीके से लड़ती रहेंगी। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी की भी तस्वीर है, मदर टेरेसा की भी तस्वीर है, कस्तूरबा बाई गांधी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और तमाम लोगों की, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भी मूर्ति यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। और अभी देखिए नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है, कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से लगभग 10 विपक्षी जो पार्टियां हैं इस आरक्षण में शामिल, इस जो ये हंगर स्ट्राइक है इसमें शामिल होगी और जो महिला आरक्षण के लिए आवाज के कविता उठा रही है उनके साथ यहाँ मनीषा, तो क्या और यहाँ पर मनीषा, क्या हम इस प्रदर्शन को, इस धरने को हम इस तौर पे भी देख सकते हैं कि के कविता को कल ईडी के सामने पेश होना है, ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है, उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वो दिखाना चाह रही हैं देश को? जी अभिषेक, देखिए 9 मार्च को उनको ईडी की तरफ से समन भेजा गया था, उन्होंने समय लिया था 1 हफ्ते का, लेकिन ईडी ने समय नहीं दिया था। 11 मार्च को उन्हें पेश होना है, उसके लिए वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने ईडी के सामने जो मांग की थी के कविता ने, वो यही की थी कि हम लोग जो महिला आरक्षण है उसके बिल का जो पास नहीं कर रही है सरकार, उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए 10 मार्च को मुझे धरना प्रदर्शन भी करना है जंतर मंतर पर और उसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाना चाहते हैं। इसलिए ईडी से वो समय मांग रही थी, 16 मार्च तक का समय जो है के कविता मांग रही थी, लेकिन उनको समय नहीं मिला। 11 मार्च यानी कि कल ही उन्हें पेश होना पड़ेगा और इसी के लिए अभी देखिए शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और आप सही कह रहे हैं कि मतलब ईडी में जाने से पहले एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करके दिखाया जा रहा है और ये दर्शाता है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है। अब विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो भी केंद्रीय एजेंसियों का के कविता कितनी देर में पहुंचेंगी और संभव हो तो जरा जो वहां महिलाएं हैं उनसे भी बात करें। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बैठ चुकी हैं हंगर स्ट्राइक पर। कुछ महिलाएं मुझे मिलती है तो मैं उनसे बात भी करने की कोशिश करूंगी और के कविता अभी पहुंची नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर वो पहुंच जाएंगी और जैसे ही आएगी हम उनको दिखाएंगे। मैडम, एक महिला मुझे मिली है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैडम, ये जो हंगर स्ट्राइक आप लोग कर रहे हैं ये क्या दर्शाने के लिए और क्या केंद्र से मांगे? केंद्र से हम लोग ये मांग रहे हैं, जो विमेंस बिल ऑलरेडी 2010 मार्च 9 को जो पास हुआ है, अभी तक लोकसभा में जो है उसको ये नहीं करे हैं, तो उसके वजह से हम लोग आज पूरे देश से डिफरेंट राज्यों से जो है कई महिला आ रहे हैं अभी। सो इसीलिए हम लोग ये हंगर स्ट्राइक में बैठ रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन जो ऑलरेडी प्रपोज हुआ था, जो बिल राज्यसभा में पास करे थे, उसको लोकसभा में भी पास करने के लिए हमारा मांग है। क्या लगता है आपको कि अभी तक बिल पास क्यों नहीं हुआ है और लगभग कितनी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इस हंगर स्ट्राइक में आपके साथ शामिल हुई?
अभी तो लगभग जो है हजारों मनीषा, एक में और सवाल महिला ले लोग लीजिएगा आने कि वाले कांग्रेस ने हैं। दूरी अभी जो बना ली जो है, आप बोले तो हैं, बिना अभी तक जो कांग्रेस के पास कैसे नहीं हुआ, एकजुट अभी तो होंगे उसी के लिए तो कर रहे हैं। क्यों राष्ट्रीय कर रहे हैं पटल पे? डिले? व्हाट इज द रीजन फॉर द डिले? वी वांट टू नो दैट। एक सवाल मेरा ये भी है कि कांग्रेस ने जो धरना आप कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, उससे दूरी बना के रखी है, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस ने जब ये जो महिला आरक्षण पर बिल पास होना था उसमें सोनिया गांधी का भी समर्थन था, लेकिन अभी जो है दूरी बना के रखी है कांग्रेस ने, क्या कहेंगी इस पर? अभी वो तो उनको ही पता है, क्योंकि अभी ये जो भी है ये जो कॉज है, ये कॉमन कॉज है फॉर ऑल द विमेन। सो ये जो कॉमन कॉज के लिए हर एक महिला आगे बढ़ के आना चाहिए। देयर इज नो पार्टीज का या किसी का भी नहीं है, हर एक महिला के लिए ये जो है प्लस पॉइंट है। ऐसे पॉइंट के लिए, जो ऐसे मांग के लिए तो हर एक लोग आगे आना है। पार्टी को छोड़ दीजिए आप, हर एक लोग आना है, तो वो क्यों नहीं आए फिर उनको ही मालूम है। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शोभा है। ठीक है, आप ये जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है इसमें शामिल होने के लिए आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं केंद्र से, और ये जो भूख हड़ताल है वो क्यों कर रहे हैं? महिला बिल के लिए कर रहे हैं। महिला आरक्षण की मांग है आप? कविता के साथ मदद देने के लिए। हाँ। ठीक है, देखिए तो कहाँ ये देखिए, दिल्ली कविता से के हैं साथ या में यहाँ साउथ पर से ये ही, लोग भूख हड़ताल तेलंगाना में से ही शामिल ये हुए लोग हैं। आए हैं? आप तेलंगाना से हैं मैडम? हाँ, तेलंगाना से है हम। अभिषेक, बता दूं आपको, ज़्यादातर महिलाएं तेलंगाना से ही हैं और के कविता के साथ ही ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी से यहाँ पर लगभग तमाम नेता जो शामिल होंगे, एक एक करके मैं आपको नाम भी बताऊंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जो कि और भी पार्टी से महिला नेता हैं, महिला आयोग से काफ़ी सारी महिलाएँ आ सकती हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर सारी साउथ से जो महिलाएँ आ चुकी है वो दिखाई दे रही हैं। मंच पर भी वही बैठी हुई हैं। अभी जैसे ही कविता आती है तो हम उनसे भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हंगर स्ट्राइक है कहाँ तक जाती है, और जो ईडी में उनकी कल पेशी होनी है उस पर। लेकिन मनीषा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो मैंने आपसे कहा कि पूछिए कि बिना कांग्रेस के राष्ट्रीय पटल पे विपक्षी एकता को किस तरीके से देखा जाएगा? क्या थर्ड फ्रंट को लेकर के भी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस का नाम दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आई थी उसमें तमाम विपक्षी दलों के नाम शामिल थे, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं था। अब ये सोचना लाजमी है कि कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से के कविता ने कांग्रेस के समर्थन में संसद में भी काफ़ी ऐसे अल्फाज कहे थे कि मैं सलाम करती हूँ सोनिया गांधी जी को, जो उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल है उसके लिए समर्थन दिया था, और कांग्रेस तारीफ करते नजर आते हैं जो उनके पिता हैं, लेकिन यहाँ पर बिल पास करवाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस नहीं शामिल होती है, तो ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। और मुझे चलिए ठीक है मनीषा, तो आप नजर बना के रखिए, जैसे ही जो तमाम विपक्षी दलों के नेता आने वाले हैं वो पहुंचते हैं और के कविता पहुंचती हैं तो फिर आपके पास आएंगे और उनसे भी कई सवाल हैं, उनके जवाब चाहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई मामले में जमानत पर सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं मनीष सिसोदिया। इस बीच आज सुनवाई होनी है, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ तो सीबीआई के मामले में उन्हें राहत मिलती है या नहीं, यह देखना अहम होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आज उन्हें कितनी राहत जो है वो मिल पाती है। इसी बीच आपको बता दें, मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जोरदार हमला बोला है और संजय सिंह ने पलटवार किया है। सुनवाते हैं आपको। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अपने आप में एक और अनियमित अपराध है, जिसके तहत उनको अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से तैयार थी और वो जानते थे कि जहां एक तरफ शराब घोटाला हुआ है तो वहां पर देश की बाहर की संस्थाओं के माध्यम से कोई और फ्रंट क्रिएट कर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और उसी सिलसिले में आज जो है वो विषय सामने आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ पुख्ता सबूत मिले होंगे और उनकी तहकीकात करने के विषय में जो है ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि घोटाला हुआ तो पैसों का लेन देन कहाँ और कैसे हुआ, तो वो पैसों का लेन देन भी सामने आ रहा है।
कि बीजेपी का मकसद दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, उनको जेल में डाल के रखना है। और मनीष सिसोदिया जी को जो चिट्ठी है वो बहुत ही भावुक करने वाली चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने ये चुनौतियां जो सामने आई हैं उसको किस वजह से आई हैं वो भी दिखाया कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की वो राजनीति कर रहे हैं, इसके कारण से इस तरह से उनको जेल में रखा गया और परेशान किया गया। लेकिन मनोबल उनका आसमान पे है और मजबूती से वो इन परिस्थितियों का सामना करें। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, शूटर उस्मान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में जांच तेज कर दी गई है। हत्याकांड से 1 महीने पहले अतीक से मुलाकात की थी उस्मान ने, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। साबरमती जेल में अतीक से मुलाकात की थी उस्मान ने। उमेश पाल को ठिकाने लगाने का वादा किया था। वादे के मुताबिक पहली गोली उस्मान ने ही मारी। अतीक के बेटे असद ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। असद ने लग्जरी कार भी देने का वादा किया था। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साबरमती जेल में अतीक से मुलाकात की थी उस्मान ने। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, उस्मान जिसने पहली गोली चलाई थी, हालांकि उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, असद ने लग्जरी कार देने का वादा किया था और उस्मान ने अतीक से यह वादा किया था कि वो उमेश पाल को ठिकाने लगा देगा। और आपको बता दें कि उसी वादे के मुताबिक उस्मान ने पहली गोली उमेश पाल पर चलाई थी। तो उमेश पाल हत्याकांड में अब जांच जो है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं योगी सरकार का अपराधियों पर डबल अटैक, जांच एजेंसियों को मिला सीबीआई का साथ। अतीक के शूटर अब्दुल कवी के राजस्व अभिलेख खंगाले गए। अतीक से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई के लिए पीडीए तैयार है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरा जोर लगा रही है और ऐसे में जांच एजेंसियों को सीबीआई का साथ मिला है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के चलते खेल मंत्रालय 31 मार्च तक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश के 50 से अधिक शहरों से लगभग 15,000 महिला एथलीट टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। इसमें 10 तरह के खेल शामिल हैं। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बार भारत को एशियन गेम्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने की उम्मीद है। हमें अपने खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद है और उन्होंने बहुत दम भी लगाया है। तेलंगाना की लूट शायद कम रह गई थी, तो दिल्ली में भी लूट का कोई काम नहीं छोड़ा। और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने राज्यों को तो कंगाल कर ही दिया है लूट लूट कर, वहाँ एक पार्टी की नहीं एक परिवार की सरकार चल रही है। अगर किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज्यादा मेडल पैरालंपिक्स में, ओलंपिक्स में जीतने का और फिर डेफ ओलंपिक्स में जीतने का काम भी किया, तो उसके बाद भी आपके कदम रुके नहीं। IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निखे जरीन ने गोल्ड मेडल जीतने का काम भी करके दिखाया मेरे भाई और बहनों। वहीं थॉमस कप में जहां हम लोग 73 साल में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, हमारी बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल जीतने का काम भी किया है। अब कुछ ही महीनों में एशियन गेम्स आने वाली, अगले साल पेरिस ओलंपिक्स आने वाला है। भारत के खिलाड़ियों ने पूरी
वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार से एक बाइक सवार को टक्कर लग गई। इससे युवक के सिर में चोट आई है। घटना के बाद दिग्विजय सिंह अपने कार से युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे और उसे भर्ती करवाया। जीरापुर में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को भोपाल रेफर कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हादसा अचानक कार के सामने आ जाने से हुआ। मैं उसकी पूरी व्यवस्था देख रहा हूं। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ के कोटकिया गांव में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश के यहां शोक जताने पहुंचे थे। वहां से जीरापुर की ओर जाते समय कार से बाइक सवार को टक्कर लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक सीसीटीवी फुटेज है। ये तस्वीरें आप देखें। इससे बाइक सवार 28 वर्षीय बबलू, जो कि परोलिया का रहने वाला है, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि इस प्रगति को तेज गति प्रदान की जाए, इसलिए आज मैं आप सबसे, प्रत्येक व्यक्ति से, अपने परिवार, आस पड़ोस अथवा कार्यस्थल में एक बदलाव लाने के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करना चाहती हूं। ऐसा कोई भी बदलाव जो किसी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, ऐसा बदलाव जो उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों में वृद्धि करे, आपसे मेरा यह अनुरोध हृदय की गहराइयों से निकला है। मैं राष्ट्रपति जी के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।